राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान बवनौली गढ़वार बलिया। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में अध्याय 3 व्यवहार के आधार इसी विषय पर चर्चा करेंगे। व्यवहार का प्रतिदिन हम कोई न कोई अपना कार्य व्यवहार ये करते रहते हैं, तो व्यवहार हमारे जीवन में पहले से ऑलरेडी है। अब इस व्यवहार को करने के लिए हमको जो है दो चीजों को जानना है। एक तो ये जानना है कि हमारी मूल प्रवृत्ति क्या है, और दूसरी चीजों को जानना है सहज क्रिया। ये सहज क्रिया क्या है। तो सबसे पहले बात आते हैं हम मूल प्रवृत्ति पर। तो मूल प्रवृत्ति से तात्पर्य यह है जो कि बालक में जन्मजात शक्तियों के रूप में प्राप्त होते हैं। इन कार्यों के लिए समाज या व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती है। जैसे महाभारत में बताया गया है कि मूल प्रवृत्ति बालक के विकास का मूल है। रामायण में बताया गया है कि मूल प्रवृत्ति एवं वंशानुक्रम का प्रभाव बालक के प्रादुर्भाव के समय से ही होता है। दूसरी बात, मूल प्रवृत्ति का शाब्दिक रूप से अर्थ, मूल प्रवृत्ति का अर्थ क्या है। तो मनुष्य जो है, मानव जो है, वह सामान्यतः कार्य किसी प्रेरणा से करता है, परंतु कुछ इस प्रकार के भी विशेष प्रकार के कार्य होते हैं जिनको वह नैसर्गिक प्रेरणा पाकर के करता है। जैसे प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं? पानी खोजने लगते हैं। करुणा होती है तो उसमें रुदन होने लगता है, अर्थात रोने लगते हैं। भय, अगर किसी चीज से आपको डर लगता है तो फिर आप क्या करते हो? पलायन कर जाते हो, यानी भाग जाते हो। तो कुछ इस प्रकार के प्राकृतिक कार्य जो मनुष्य एवं पशु को अनायास ही करने पड़ते हैं और उन्हीं को मूल प्रवृत्ति करते हैं। यानी जो प्राकृतिक कार्य अनायास रूप से हमें करना पड़े वही हमारी मूल प्रवृत्ति है। जैसे अभी कोई हास्य बातें हों तो आपको कोई कहे या न कहे, आप हंसना शुरू कर दोगे कि नहीं कर दोगे? निश्चित हंसना शुरू कर दोगे, यानी ये अपने आप हो जाता है। अभी सोचो कोई मर जाए व्यक्ति, तो वहां आपकी हंसी आएगी? अनायास अपने आप दुख प्रकट करने लगते हैं, आपको शोक संवेदना हो जाती है। अभी आप यहां चल रहे हो और रास्ते में सांप दिखाई दे दिया, आप क्या करोगे? क्या करोगे? भागोगे। कोई आपको कहेगा कि नहीं भागो सांप, कोई कहेगा नहीं। ये अपने आप अनायास हो जाता है। तो यही क्या है? मूल प्रवृत्ति है। डॉक्टर राम सकल पांडे ने बताया कि मूल प्रवृत्ति को व्यवहार का सुसंगठित प्रतिमान कहा जाता है और इसका कारण जन्मजात है, सीखने पर कम प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से मूल प्रवृत्ति के रूप, तो मूल प्रवृत्ति के मुख्य 3 रूप होते हैं। एक होता है ज्ञानात्मक, यानी वस्तु या स्थिति का ज्ञान, यह ज्ञानात्मक है। संवेगात्मक, यानी ज्ञान के कारण संवेग की उत्पत्ति, यह संवेगात्मक मूल प्रवृत्ति है। और क्रियात्मक,
यानी संवेग के कारण आप क्रिया करने लगते हैं। जैसे पहली बात, कहीं आग लग जाए, तो आग लग जाए तो क्या होगा, आपके दिमाग में वह वस्तु स्थिति वह आएगी, यानी एक ज्ञान आएगा। ज्ञान आएगा तो जब ज्ञान आएगा तो फिर संवेग आएगा। तो संवेग क्या होगा, ज्ञान के कारण ही संवेग जो है उत्पन्न होगा। और जब संवेग उत्पन्न होगा तो आप क्या करोगे, कार्य करने लगोगे, यानी आग को बुझा देना है। यानी कहीं पर आग पकड़ी तो सबसे पहले ज्ञान, ज्ञान के बाद संवेग आएगा, और संवेग के बाद आप क्रिया, यानी जैसे कैसे आग बुझ सकती है, जल से बुझेगी, ठीक है, या किसी चीज से उसको ढक दिया जाए, जैसे भी हो, तो यह आप उसको क्रिया रूप में प्रकट करते हैं। दूसरी जो है सहज क्रिया। ये सहज क्रिया क्या है, इसमें कुछ नहीं, अपने आप हो जाना। जैसे आप खाना खाते हो, तो खाना खाते हो, आपके पात्र में भोजन रखा हुआ है, ये हाथ है, तो हाथ है तो खाना निकलेगा तो ये अपने आप मुंह में जाएगा, नाक में नहीं जाएगा, आंख पर नहीं जाएगा। क्या इसके अंदर कोई जात तो है नहीं, तो ये क्या है, सहज क्रिया है। अब यह हालांकि मूल प्रवृत्ति और सहज क्रिया थोड़ा सा बहुत मामूली डिफरेंट है, उसको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। तो सहज क्रिया और मूल प्रवृत्ति ये दोनों एक ही है, थोड़ा सा अंतर इसमें यह है, जैसे कि सहज क्रिया जो है, श्री बी.एन. झा ने बताया है कि वे सब क्रियाएं जिनको हम यंत्रवत या बिना विचारे हुए करते हैं, वो क्या है, सहज क्रिया। जो बिना विचारे कर दिए वो सहज क्रिया है। और मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, मूल प्रवृत्ति और बुद्धि दोनों की सम्मिलित उपज है। बातों को ध्यान से सुनिएगा, इसी पर इसमें प्रश्न है, और यह प्रश्न हम आगे आपसे करेंगे, उसका उत्तर भी आपको इसी स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसको आप सोच करके प्रयास करिएगा, उत्तर भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। जैसे सहज क्रियाएं क्या है, जैसे बिजली का करंट लगता है, तो करंट जब ही लगेगा तो आप क्या करोगे, कोई कहेगा क्या कि हाथ हटा दो, स्वयं आप हाथ हटाएंगे और अपने रक्षा के लिए चिल्लाएंगे, ठीक है। विशिष्ट भोजन, अगर विशिष्ट भोजन हमको दिखाई दे दे तो दिखाई दे दे, कोई कुछ नहीं कहेगा, फिर भी क्या होगा, हम भोजन पा करके हमारे मुंह में पानी आने लगेगा। शरीर के किसी भी अंग में सुई चुभो दी जाए, ये सहज क्रिया है। ये सुई चुभोई गई तो सुई चुभेगी तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि हाथ हटाओ, आप स्वयं हाथ हटाने लगेंगे, रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे। जबकि मूल प्रवृत्ति, इसमें मूल प्रवृत्ति और बुद्धि जो है मूल वृत्त्यात्मक क्रिया में सम्मिलित होती है। और इसमें होता क्या है कि अनजान प्राणी या व्यक्ति को देख करके क्या होता है, बालक छिप जाता है। बालक को खेल में व्यवधान आने पर खीस में आकर के वस्तु को फेंक देता है। कुत्ता या बंदर भी अपने बच्चे को क्या करता है, रक्षा करता है। अब मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं, तो मूल प्रवृत्ति की विशेषताओं को इस प्रकार से हम भी स्पष्ट कर सकते हैं कि मूल प्रवृत्ति सीख कर या अनुकरण कर नहीं की जा सकती है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति स्वयं होती है। मूल प्रवृत्तियां विशेष अवस्था में प्रकट होती हैं और बाद में यह धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। जैसे मूल प्रवृत्ति, अगर बच्चा छोटा है, आप कहेंगे उसकी तबीयत खराब है, कहेंगे कि सुई लगेगा, तो सुई लगेगा वो सुन करके ही चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा, और नहीं लगेगा क्योंकि उसकी मूल प्रवृत्ति है। लेकिन ज्यों ज्यों उम्र बढ़ेगी
तो कहेंगे तबीयत खराब है, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्रक्रिया बंद कर देता है व्यक्ति। यानी यह मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, विशेष अवस्था में प्रकट होती हैं और बाद में धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। मूल प्रवृत्ति द्वारा प्रधान कार्यों में दक्षता शीघ्र ही प्राप्त होती है। आयु क्रम के साथ ही मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, जैसे संचय एवं सामुदायिक कार्यों की प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियों को वातावरण बुद्धि के माध्यम से विकसित किया जा सकता है और इसे सत असत कार्य, निंदा, दोषारोपण इत्यादि कार्य के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। मूल प्रवृत्ति के सहयोग से किए गए कार्य का सुगमता पूर्वक परिज्ञान नहीं किया जा सकता है। मूल प्रवृत्ति का संवेग के साथ शाश्वत संबंध है। अब जो है मूल प्रवृत्ति की एक वर्गीकरण किया जाए तो मूल प्रवृत्ति के विशेष विशिष्टता है कि यह अपनी विशेषताओं के कारण संवेगात्मक प्रवृत्ति को भी विकसित करती है। जैसे मूल प्रवृत्ति क्या है, पलायन यानी भागना। पलायन कब करेंगे, जब संवेग आपके अंदर भय यानी डर का संवेग उत्पन्न होगा तो पलायन कर जाएंगे। ये मूल प्रवृत्ति है, अपने आप होती है। उसके बाद से किसी के प्रति आपका संवेग आ गया घृणा का, तो घृणा का संवेग आएगा तो आप जो है अप्रियता या उस व्यक्ति से निवृत्ति, छुटकारा, ये अपने आप होता है। अगली चीज जो है कष्ट होगा तो यह कष्ट जब संवेग आएगा तो संवेदना होगी, शरणागत होगी। जैसे मूल प्रवृत्ति आत्महीनता कब होगी, जब अधीनता की भावना आएगी। आत्म प्रदर्शन कब होगा, जब व्यक्ति अपने को ये समझ जाए कि मैं श्रेष्ठतम हूं, यानी श्रेष्ठतम भावना आए तो व्यक्ति क्या करता है, आत्म प्रदर्शन करता है। और आत्म प्रदर्शन यानी अपने कार्यों को दूसरे को दिखलाता है। लेकिन कब, जब श्रेष्ठता की भावना होगी तब। भूख लगेगी तो भोजन खोजने लगेगा। उसका अधिकार की भावना आएगी तो वह संचय और संग्रह या उसकी मूल प्रवृत्ति अपने आप आ जाएगी। अब जो है मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत, तो मूल प्रवृत्तियों को चरित्र संबंधी संरचना करने के लिए एक कच्चा माल माना गया है। शिक्षक को निर्देशक के रूप में ही मान्यता प्राप्त है, जो कि अपने प्रत्येक क्रियाकलाप में मूल प्रवृत्तियों की ओर ध्यान देता है। जैसे उसके कुछ सिद्धांत हैं, जैसे सुख दुख का सिद्धांत। मूल प्रवृत्तियों में आंशिक परिवर्तन सुख या दुख के माध्यम से किया जा सकता है। यह एक सामान्य अवधारणा है कि मानव में सुखद कार्य को सतत संचारित करने की प्रवृत्ति होती है तथा दुखद को तत्काल या यथासंभव समाप्त कर देता है। उसके बाद से प्रयोग त्याज्य सिद्धांत। बालक में जो मूल प्रवृत्ति है, यदि उसे उसका प्रयोग करने का अवसर न दिया जाए तो वह उसे भूल जाता है। जैसे खेलने की प्रवृत्ति है, यदि बालक को अलग रख दिया और उसे उससे महत्वपूर्ण कार्य दिया जाए तो वह मूल प्रवृत्ति को भूल जाएगा। फिर दमन का सिद्धांत, यानी दमन के संबंध में ऐसा तथ्य है कि मूल प्रवृत्ति का अनुभव तो किया जाता है परंतु उसको प्रकट नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से निरोध का सिद्धांत है, विरोध का सिद्धांत है। विरोध में क्या होता है, किसी भी मूल प्रवृत्ति के उठने पर
उसको तत्काल दूसरी प्रवृत्ति के द्वारा शांत कर देना चाहिए। उसके बाद है शोधन का सिद्धांत। शोधन के सिद्धांत में यह होता है कि इसमें मूल प्रवृत्ति की दिशा को परिवर्तित करने के साथ ही साथ मूल प्रवृत्ति के रूप बदल दिया जाता है। जैसे काम प्रवृत्ति को पुरस्कृत करके काव्य चित्रकला की ओर मोड़ा जा सकता है। उसके पश्चात जो है स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो स्वतंत्रता इस सिद्धांत के आधार पर बालक की मूल प्रवृत्तियों का समुचित उपयोग करने के लिए उसे स्वतंत्र रखना श्रेयस्कर होता है। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए बालक को स्वतंत्र करना चाहिए। अब जो है मूल प्रवृत्तियों का शिक्षा में महत्व क्या है? तो मूल प्रवृत्तियों को व्यवहार की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण माना गया है और इनका शिक्षा सिद्धांत एवं व्यवहार विज्ञान में अपना विशेष अस्तित्व है। मूल प्रवृत्तियां छात्र और अध्यापक दोनों का सहयोग देती हैं। जैसे ये प्रेरणा में सहायक है। मूल प्रवृत्ति स्वतः अपने आप ही स्वयं प्रकृति की प्रेरणा प्रदान करने की मौलिक विधि मानी जाती है और इसमें अध्यापक नवीन विचारों का ज्ञान प्राप्त कर उनको स्वीकार करने की प्रेरणा प्रदान करने में समर्थ हो सकता है। दूसरी बात आती है रुचि ज्ञान में सहायक। यानी मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से बालक की रुचि एवं रुझान का पता चलता है और इससे पाठ्य विषय विधि प्रक्रियाओं की चयन में सहायता मिलती है। जैसे मूल प्रवृत्ति बालक का क्या है? जैसे बालक खेलना पसंद कर रहा है, बालक बात करना पसंद कर रहा है, बालक घूमना पसंद कर रहा है, यही सारी चीजें उसकी मूल प्रवृत्ति में है। क्या उसकी मूल प्रवृत्ति है? उसका आकलन करना। जैसे मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक बालक था, उसको पढ़ने में रुचि नहीं थी, उसकी मूल प्रवृत्ति नहीं थी और उसके गार्जियन परेशान थे कि नहीं पढ़ रहा है, तो नहीं पढ़ रहा है। हमारे यहाँ आए, छोटा बच्चा था, भाई इसको दाखिला ले लीजिए, हमें दाखिला करा दीजिए। तो कहे कि एक शर्त है सर, ये पढ़ता नहीं है, स्कूल में एक दिन आएगा उसके बाद सही भी नहीं करेगा और अध्यापक को भी मारता है। कहे चलिए कुछ नहीं करेगा, सब छोड़ देगा, आप पहले एडमिशन कराइए। तो कहे नहीं 2-4-5 दिन आने दीजिए, अगर स्कूल आने लगेगा तो हम एडमिशन करा देंगे। हमने कहा बिना एडमिशन कराए मैं क्यों मेहनत करने जाऊं भाई, पहले एडमिशन कराओ, मैं गारंटी देता हूं कि पढ़ेगा। तो एडमिशन हुआ, बालक स्कूल नहीं आ रहा था। मैं उसके घर पर गया और उसके घर पर जाकर के बैठा तो बालक को पहले तो आभास हुआ कि स्कूल में ले जाने के लिए आए हैं। मैंने कहा तुमको स्कूल नहीं जाना है भाई, तुम अपना जो करते हो करो, मैं इनसे मिलने के लिए आया हूं, अगर मुझे कुछ खिलाना पिलाना हो तो खिला दो। बालक को ये लगा कि अभी ये स्कूल ले नहीं जाएंगे। वो जो है कभी बछड़े का मुंह चाटता था, मैं उसके मूल प्रवृत्ति को पढ़ने लगा। बछड़े का मुंह चाट रहा है, कभी जो है पौधों को उखाड़ करके यहां से उखाड़ करके वहां गाड़ रहा है, ये उसकी मूल प्रवृत्ति थी। ये कि इसमें उसका मन लग रहा था। तो मैंने कहा उससे, अब मुझे मिल गया, मैंने कहा कि बाबू देखो एक काम है, मेरे स्कूल पर फूल के पौधे नहीं है, कुछ फूल का पौधा यहां से लेकर के मेरे स्कूल पर लगा दो। तो अब उसकी मूल प्रवृत्ति थी उखाड़ना गाड़ना। अब उसकी मन की बात, मैं पढ़ने की बात नहीं किया। तो वह अगले दिन स्कूल के समय में फूल का पौधा उखाड़ कर घर से लेकर के आया। मैंने उससे कहा कि भाई यहां पर इसको गाड़ दो। फिर मैंने कहा उसको पानी डाल दो और एक पौधे को अपने लात से ऐसे दबा दिया, टूट गया। हमने कहा बालक से कि भाई बच्चा बताओ, तुमने ये फूल तो लगा दिया और मेरे स्कूल के बच्चे बड़ा उदंड हैं, देखो ना किसी ने इसको तोड़ दिया, तो भाई इसका निगरानी करो और कोई बदमाशी करे तो उसको तुमको हटाना है। हाँ ठीक है साहब, हमें कल से एकदम समय से आ जाना है। ये लोग आ जाते हैं 9 बजे, तुम 9 बजे से थोड़ा पहले आ जाना, छुट्टी तक रहना है। ठीक है।
खूब आता था, रोज पौधे में पानी डालता था और निगरानी करता था कोई तोड़ने न पाए। और जब कॉलेज में ही हमारे यहाँ शनिवार के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था तो बच्चे गीत गा रहे थे तो वो भी उस कमरे में घुसने लगा। मैंने कहा कि भाई देखो, उसमें आप नहीं जाओगे, आप खुल कर निगरानी कर रहे हो, यहाँ करोगे, उसमें जो पढ़ते हैं वो जाते हैं। कहा कि सर हम भी पढ़ेंगे। हमने कहा कि पढ़ोगे, जब एक सप्ताह पढ़ोगे तब उसमें बैठोगे, नहीं तो नहीं बैठ पाओगे। अगले दिन से बच्चा पढ़ाई के लिए प्रेरित हो गया कि केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम में उसका मन लगा, वो सुनने के लिए वो पढ़ने आना शुरू कर दिया। तो ये मूल प्रवृत्ति को जब ध्यान में रखेंगे और मूल प्रवृत्ति के अनुसार उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे तो वह निश्चित रूप से ज्ञान की प्राप्ति में उसे सहायता मिलेगी। अब जो है रचनात्मक कार्यों में सहायक, रचना बालक के एक प्रधान मूल प्रवृत्ति है। अध्यापक स्वयं क्रिया, स्वशिक्षा एवं रचनात्मक प्रवृत्ति को विकसित करके ज्ञानार्जन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। फिर ये व्यवहार में सहायक होता है, चरित्र निर्माण में सहायक है, अनुशासन में सहायक है। तो इसके बाद मूल प्रवृत्ति के बाद एक आता है संवेदन, प्रतिबोधन एवं संबोध। ये तीन चीजों का है। तो ये तीन चीजें हैं क्या? तो क्रियाओं का ज्ञान संवेदनाओं के माध्यम से होता है। मानव के शरीर में ज्ञानवाही तंतुओं एवं गतिवाही तंतुओं का एक तंतु जाल व्यापक रूप से व्याप्त है। संवेदना अथवा निर्विकल्पक ज्ञान या प्रत्यय ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण या विकल्प ज्ञान का संबंध ज्ञानवाही तंतुओं से स्वीकार किया गया है और बालक विकास कर्म के साथ ही संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने लगता है। जैसे संवेदन, संवेदन दो शब्दों से बना है, सम धन वेदन बराबर क्या हुआ? संवेदन। और यह शुद्ध रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है और सम उपसर्ग का प्रयोग करके संवेदन पद की रचना की गई है। संवेदन पूर्णतया परिष्कृत रूप में ज्ञानेंद्रिय ज्ञान है। श्री जलोटा ने बताया कि संवेदना एक साधारण ज्ञानात्मक अनुभव है। डॉक्टर जे.एन. सिन्हा ने बताया कि संवेदना एक कोरा प्रभाव है जो कि एक उत्तेजना का ज्ञानेंद्रियों पर क्रिया करने के कारण उत्पन्न होता है। अब जो है संवेदना के तत्व, तो संवेदन के अनेक तत्व हैं जिनके माध्यम से संवेदन को विकसित करना सुगम है। जैसे गुण, संवेदन का विशेष गुण है इसमें सभ्यता का अभाव होता है, यानी विभिन्न व्यक्तियों की ध्वनि एवं प्रतिछाया में अंतर होता है। यह संवेदना का गुण है। भाई किसी की ये सभ्यता का अभाव होता है, इसके वजह से क्या होता है? ध्वनि यानी आवाज। किसी की आवाज कर्कश होती है, किसी की सुरीली होती है, तो जैसी जिसकी आवाज होगी उसी के अनुसार संवेदना व्यक्त करेगा। इसमें इसीलिए इसमें अंतर होता है। तीव्रता, जैसे यदि दो ध्वनि एक साथ प्रस्तुत की जाए तो उनमें से एक क्या होगी? तीव्र होगी। काल या अवधि, संवेदन काल व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता के आधार पर कुछ समय तक रहता है, उसके पश्चात जो है विस्तार, फिर अस्पष्टता। संवेदना में अस्पष्टता होती है और संवेदना की अस्पष्टता ने व्यक्ति की अवधान को प्रभावित किया है। अब जो है यह संवेदना के प्रकार हैं। संवेदन को इंद्रियों के आधार पर विभक्त करके प्रस्तुत किया गया है।
जैसे दृष्टि संवेदना, यानी दृष्टि संवेदना का संबंध नेत्रों से है, आंख से है। नेत्र की संरचनाओं में दंड एवं शंकु का विशेष महत्व है। शंकु एवं दंड द्वारा अंधकार एवं प्रकाश का ज्ञान होता है। संवेदना में लंबाई, प्राचुर्य, शुद्धता निहित पाई जाती है। रंगों की पहचान दृष्टि संवेदना द्वारा ही संभव है। जैसे अगर हमको दृष्टि संवेदना न हो तो यह क्या है हम नहीं जान सकते। किस रंग का है, ये मैं किस रंग का शर्ट पहना हूं, तो जब यह दृष्टि संवेदना होगी तभी आप जान पाएंगे, इसका रंग जान पाएंगे, आकार जान पाएंगे, स्थिति जान पाएंगे। उसके बाद से श्रवण संवेदना। श्रवण संवेदना, श्रवण का काम कान करता है, यानी कर्णेंद्रिया ध्वनि को ग्रहण करती है तथा मस्तिष्क तक इसको पहुंचाती है। श्रवण संवेदना के अनेक रूप हैं, जैसे स्वर की तीव्रता, स्वर की विषमता, परिचयात्मकता, आंतर स्वर, यानी अगर हमारे पास कान नहीं है, हम सुनते न हो, तो हम कौन, हमारे सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है हम नहीं जान पाएंगे। और यह हमारी कर्णेंद्रिय जो है, ये आपको, जैसे किसी व्यक्ति को आप देख नहीं पाएंगे, अगर उसकी आवाज आपके कानों तक आ गई तो आप कान की संवेदना से ये जान जाते हैं कि फला व्यक्ति हो सकता है, ये तो उसी की आवाज है। तो यह श्रवण संवेदना है। घ्राण संवेदना, यानी घ्राण का मतलब नाक, नासिका के माध्यम से गंध हम प्राप्त करते हैं। गंध की संवेदना की अनुभूति की जाती है, जैसे सुगंध, दुर्गंध, ये सब हमको नाक से मिलती है। अगर कहीं पर सुंदर फूल खिले हों तो कहेंगे कि अरे भाई यहाँ तो बहुत बढ़िया सुगंध मिल रहा है, तो ये कौन संवेदना दिया? घ्राण संवेदना, यही घ्राण संवेदना है। कहीं पर से बदबू आ रही है, दुर्गंध आ गई, तो यह संवेदना किसने दिया? घ्राण संवेदना, यानी आप कहते हैं कि बड़ा गंदगी है इधर। उसी तरह से है स्वाद संवेदना, तो स्वाद का काम जिह्वा करती है। जिह्वा के माध्यम से खट्टा, मीठा, चटपटा, ये सब स्वाद हम प्राप्त करते हैं और उसे ही हम स्वाद संवेदना कहा जाता है। उसके बाद से है स्पर्श संवेदना। तो स्पर्श संवेदना जो है, त्वचा अनेक प्रकार की संवेदनाओं को स्वीकार करती है। जैसे स्पर्श, दबाव से त्वचा की संवेदना का पता चलता है। ठीक है, जैसे अगर हम चल रहे हैं ऐसे और हमारे पैर में एक कांटा चुभ जाए तो यह क्या होती है? स्पर्श संवेदना है। वह कांटा चुभेगा तो तुरंत हमारी यह ज्ञानेंद्रिय जो है, त्वचा जो है, बताएगी कि हमको दर्द हो रहा है, कुछ हमारे पैर में चुभ गया। अब यही संवेदना है। अब इन संवेदनाओं के प्रकार को जान सकते हैं। जैसे संवेदनाओं में जो है, संवेदना 3 प्रकार की होती है। एक जो है विशिष्ट संवेदना, स्नायुविक संवेदना, प्रतिरोध संवेदना। स्नायुविक संवेदना भी, यह स्थित संवेदना, गति संवेदना और प्रतिरोध संवेदना। गति संवेदना में ही ये हमारे जो कि आपको 5 संवेदनाएं बताए, दृष्टि संवेदना, श्रवण संवेदना, घ्राण संवेदना, स्वाद संवेदना और स्पर्श संवेदना, यानी गति संवेदना के अंतर्गत ही ये आते हैं। अब जो है संवेदन का मापन, यानी संवेदन का मापन करते समय उसके प्रभाव की तीव्रता का तथा कार्य में प्रभावहीनता का अध्ययन कर परीक्षण किया जाता है।
मूल्यांकन या मापन में मनोभौतिकी विधियों का प्रयोग होता है। किसी विशेष अवस्था में विश्लेषणात्मक अंतर्दर्शन का प्रयोग भी होता है और इस विधि को मनोभौतिकी विधि की सहयोगी विधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब जो है अगला जो है आपका वो है प्रतिबोधन या प्रत्यक्षीकरण। श्री राम बाबू गुप्त ने बताया कि प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति संवेदना का अनुभव करते ही पूर्व अनुभव के आधार पर उसमें शीघ्र ही अर्थ जोड़ देती है। डॉक्टर श्री सुरेश भटनागर जी ने बताया कि प्रतिबोधन में निश्चयात्मकता रहती है। प्रतिबोधन वर्तमान अनुभव होता है। प्रतिबोधन उन्हीं व्यक्तियों, घटनाओं या वस्तुओं को होता है जो हमारे निकट या सम्मुख होते हैं। अनुभव के साथ साथ प्रतिबोधन भी विकसित होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु तथा घटना के प्रति आवृत्तियों की संख्या ज्यों-ज्यों बढ़ती जाएगी, प्रतिबोधन आपका गहन होता जाएगा। अगला है प्रत्यक्षीकरण। तो प्रत्यक्षीकरण जो है विषय अथवा उत्तेजना का पाया जाना, ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजक से प्रभावित होना, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रवाहों को जागृत होना, संवेदना में अर्थ जोड़ देना, प्रत्यक्षीकरण। यह प्रत्यक्षीकरण का विश्लेषण है। अगला है प्रतिबोध की प्रक्रिया एवं तत्व। तो ग्राहक प्रक्रिया, प्रतीकात्मक प्रक्रिया, प्रभावात्मक प्रक्रिया और सौंदर्यानुभूतात्मक प्रक्रिया, यह है। उसके बाद जो है अगला है वो है प्रतिबोधन। तो प्रत्यक्षीकरण की एकता एवं अविच्छिन्नता, ध्यान, अनुभव से सीखना, प्रयत्न को बदलने के साथ दृढ़ता, ये सब प्रतिबोधन है। प्रतिबोधन की असामान्य दशाएं भी होती है, जैसे भ्रम। तो भ्रम के कारण क्या होता है? बाह्य परिस्थितियों की असमानता होती है, संवेदन में दोष पाया जाता है। भाई, जहां पर भ्रम उत्पन्न होगा तो आपकी संवेदना भी वहां पर, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो सकता है कि आपको कम हल्का दिखाई दे रहा हो, सांप बैठा है और आप सोच रहे हो कि वो तो कोई पौधा। अगर ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाएगा तो जो आपकी संवेदना पलायन करने की होती है, भागने की होती है या मारने की होती है, तो आप ये संवेदना नहीं कर पाएंगे। जब भ्रम की स्थिति होती है तो यह नहीं हो पाएगा। तो दृष्टि मतिभ्रम, छायात्मक मतिभ्रम, ये भ्रम के दो कारण है। मतिभ्रम के कारण निरंतर चिंतन, कल्पना या दिवा स्वप्न, मानसिक रोग, ये सारी चीजें हो सकती हैं। संस्कृत वांग्मय में प्रत्यक्ष का अनुमान माना गया है। किसी भी वस्तु को प्रत्यक्ष प्रस्तुत करके अनुमान द्वारा उसका बोध होता है। कालांतर विषय वस्तु एवं वस्तु का प्रत्यक्ष संबंध हो जाता है और बालक उसे देख करके समझने लग जाता है। प्रतिबोधन के पक्ष जो है 3 होते हैं। संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण में अंतर होता है। संवेदना जो है ये सामान्य आरंभिक मानसिक क्रिया है, जबकि प्रत्यक्षीकरण जो है यह जटिल एवं विकसित मानसिक प्रक्रिया है। संवेदना उद्दीपक के द्वारा उत्पन्न होती है और प्रत्यक्षीकरण पदार्थ विधि से उत्पन्न होती है। प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग, जैसे प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग जो है, स्विस वैज्ञानिक पीगेट ने 1 वर्ष के बच्चे को उसके मां के साथ बुलाया, घड़ी दी, बालक घड़ी से खेलता रहा। बाद में वह घड़ी नीचे जमीन में रख दी और बालक उसे उठा लाया। इसके बाद घड़ी के बगल में छिपा दिया। बालक बगल में न देख करके पूर्व वाली स्थित जमीन में देखने लगा। इससे यही हुआ कि बालक का प्रत्यक्षीकरण स्थान था, घड़ी या वस्तु नहीं थी।
यानी प्रत्यक्षीकरण में मानी कि जिस स्थान से हम घड़ी पाए हैं तो उसको ये नहीं है कि घड़ी हमको खोजना है, उसी स्थान पर घड़ी होगी, ये प्रत्यक्षीकरण है। फिर डगलस ने भी प्रयोग किया, तो डगलस महोदय ने 60 तस्वीरें देकर के प्रयोग किए और पाया कि प्रत्यक्षीकरण वर्णनात्मक आधार पर होता है, ज्ञानेंद्रिय अनुभव सामग्री के साथ विश्लेषण होता है, व्याख्या के आधार पर प्रत्यक्षीकरण होता है। संस्कृत के महाकवि कालिदास का प्रयोग में बालक सर्वदमन मृग शावक के साथ खेलता है और उसे अध्यापिका दूसरा मयूर का उपकरण देती है तो वह उसे फेंक देता है। अध्यापिका कहती है कि यह कर रखे भूते दास्याम, लेकिन सर्वदमन प्रकृति को स्वीकार नहीं करता। इस तरह से यह चैप्टर को यहीं पर विराम देते हुए अब हम, जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि हम लोग इस पर कुछ प्रश्न बनाएंगे और उन प्रश्नों को आपको उत्तर देना है, उसका समाधान मेरे द्वारा भी किया जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपका आता है कि मूल प्रवृत्ति का अर्थ क्या है। तो मूल प्रवृत्ति का अर्थ जो है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक सही है और वो है नितांत। दूसरा आपका जो है निम्नलिखित में से मूल प्रवृत्ति का सर्वोत्तम विवरण क्या है। 4 विकल्प दिए हुए हैं और इसमें यह पहला विकल्प जो है ये सही है कि वह व्यवहार जो जन्म से होता है और प्राकृतिक रूप से होता है। तीसरा जो है मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे है, तो मूल प्रवृत्ति का संबंध मैंने पीछे ही बताया था आपको कि जीनों और पर्यावरण से है। तीसरा प्रश्न आपका है कि ये तीसरा प्रश्न के बाद चौथा प्रश्न, किसे मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। तो जैसे 4 विकल्प हैं, जैसे भूखा होने पर क्या करेगा, वो भूखा होने पर खाना खोजना, ये उसकी मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति आदि विशेष गुणों को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो मूल प्रवृत्ति कैसे मिला जाता है, ये प्राकृतिक रूप से ही मिलता है। अगला जो है प्रश्न आपका है मूल प्रवृत्ति और अभिव्यक्ति में क्या अंतर है। तो अभिव्यक्ति व्यक्तिगत है जबकि मूल प्रवृत्ति प्राकृतिक है। अगला क्वेश्चन जो है मूल प्रवृत्ति के उदाहरण में से कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें जो पहला है वही है एक संतुलित खाने की आदत। 8वां क्वेश्चन आपका है सहज क्रिया का क्या अर्थ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सहज क्रिया जो है स्वाभाविक रूप से होने वाली क्रिया है, यानी ये अपने आप हो जाती है। अगला प्रश्न है कि सहज क्रिया का उपयोग किस तरह से होता है। तो इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें से सही है इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जाता है सहज क्रिया। अगला जो है सहज क्रिया की मुख्य विशेषता क्या है, तो मुख्य विशेषता यह है कि यह स्वाभाविक रूप से होती है। अगला प्रश्न जो है वो है आपका सहज क्रिया का सही उदाहरण कौन सा है। तो बच्चे का खेलना। अगला प्रश्न है
संवेदना का अर्थ क्या है? तो संवेदना का अर्थ जो है वो है अनुभव। अगला प्रश्न जो है, संवेदना का उपयोग किस तरह से होता है? तो संवेदना का उपयोग जो है इंद्रियों के द्वारा अनुभव से होता है। अगला प्रश्न जो है आपका, संवेदना की मुख्य विशेषता क्या है? तो संवेदना की मुख्य विशेषता आपका है कि यह स्वाभाविक रूप से होती है। अगला जो है, संवेदना का सही उदाहरण कौन सा है? तो ये भी है बच्चे का खेलना। अगला जो है वो है प्रतिबोधन का अर्थ क्या है? तो जागरूकता। फिर अगला प्रश्न आपका आएगा, प्रतिबोधन का महत्व क्या है? इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं और इस चारों में से जो ऊपर 3 बात लिखी हुई है सब सही है। अगला प्रश्न जो है वो है प्रतिबोधन का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है? तो जितनी ये बातें लिखी सब सही है। अगला प्रश्न जो है, प्रतिबोधन का सही उदाहरण कौन सा है? तो एक व्यक्ति जब उसके विचार उसकी ध्यान में है, ये सही है। अगला प्रश्न जो है वो है संबोध। संबोध का अर्थ है व्यक्तिगत या सामाजिक संदेश। संबोध का महत्व क्या है? तो संबोध का महत्व जो है ये सभी उपरोक्त। अगला प्रश्न जो है आपका है, संबोध का उपयोग किस तरह से किया जाता है? तो 4 विकल्प है, चौथा सही है। अगला जो है वो है संबोध का सही उदाहरण कौन सा है? तो यह है एक नेता जो लोगों को एक जनसभा को संबोधित कर रहा है, ये जो है सही है। इस तरह से आज की क्लास में मैंने जो चीजें आपको बताने का प्रयास किया उन पर कुछ प्रश्न उत्तर भी थे जिसको आप जानने का प्रयास किए, और ऐसे ही प्रश्न आप जब परीक्षा देने के लिए जाएंगे और डीएड का जो पेपर होगा शिक्षा मनोविज्ञान का, तो उसमें इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे और इन्हीं प्रश्नों को आप जाने रहेंगे तो उसका उत्तर भी सही ढंग से दे पाएंगे। आज के क्लास जो हमने आपको दिया, अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आपको अपने इस कमेंट बॉक्स में लिख करके देने का प्रयास करिएगा। मैं उसका भी समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के क्लास को यहीं पर विराम देता हूं और अपनी बातों को भी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।